हेलो क्लास 10 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं हूं एसपी यादव और आज हम लोग करने वाले हैं बायोलॉजी के 25 इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसको बोलते हैं 2 अंकीय प्रश्न और बोलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में विज्ञान में अगर बायोलॉजी से एक भी क्वेश्चन पूछता है सब्जेक्टिव यानी 2 अंकीय, तो इससे बाहर नहीं होगा जितना हमने लिखा है। ठीक है, तो इसे हर हाल में याद कर लीजिए। चलिए देखिए ध्यान से। आइए, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए, पहला है कि पित्त क्या है। पहला जो है क्वेश्चन वो क्या है? पित्त क्या है? मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है? अगर सीधे रहता पित्त क्या है तो छोटा आंसर होता। ठीक है, और यहाँ दिया है कि मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है, तो 2 आंसर लिखना पड़ेगा हम लोग। क्या? पित्त गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव है। पित्त जो है गाढ़ा रंग का, हरा जो गाढ़ा है एवं हरा रंग का क्या है? क्षारीय द्रव है, जो अमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय कायम की अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्या बनाता है? क्षारीय। यानी पित्त का काम है जो अम्लीय पदार्थ को, हमारे जो अंदर अमाशय में जो अम्लीय पदार्थ बनता है उसको क्या करता है? क्षारीय कर देता है। ठीक है, ताकि अग्न्याशयी रस के एंजाइम उस पर क्रिया कर सके। पित्त के लवणों की सहायता से भोजन के वसा का क्या होता है? विखंडन तथा पायसीकरण होता है। अच्छे पर आप विखंडन भी लिख सकते हैं, पायसीकरण छोड़ भी सकते हैं, ताकि वसा को तोड़ने वाले एंजाइम उस पर आसानी से क्रिया कर सके। इस प्रकार पित्त पाचन में जो है महत्वपूर्ण सहायक होता है। ठीक है, उसको कोशिश कीजिएगा कि अपने भाषा में किस प्रकार लिखें। ठीक है, लेकिन हमने कोशिश किया है कि पूरा एकदम ना किताब का लैंग्वेज में लिखने का, अपने लैंग्वेज में। ठीक, चलिए आगे क्या है? लसिका क्या है? इसके कार्यों का वर्णन करें। लसिका क्या है? इसके सीधे अगर पूछता कि लसिका क्या है तो छोटा आंसर होता। अब इसके कार्यों का वर्णन करना है कि, तो देखिए क्या है भाई साहब, लसिका क्या है? इसके कार्यों का वर्णन देखिए। उत्तक कोशिकाओं के बीच अवस्थित WBC सहित एवं RBC रहित, सहित मतलब उपस्थित, RBC मतलब रहित मतलब नहीं। ठीक है, तो WBC सहित है और RBC रहित मतलब नहीं। रक्त प्लाज्मा क्या कहलाता है? लसिका कहलाता है। WBC सहित RBC रहित क्या जो रक्त प्लाज्मा होता है ना, वो क्या कहलाता है? लसिका कहलाता है। अब इसके कार्य, लसिका के कार्य, पहला कार्य है कि लसिका शरीर की पोषक प्रक्रिया में भाग लेता है। लसिका क्या करता है? शरीर की पोषक प्रक्रिया में क्या करता है? भाग लेता है। और उदाहरण में देखिए, यह बड़े बड़े प्रोटीन अणुओं को क्या करता है? उन्हें उत्तकों से रुधिर में ले जाकर परिसंचरण में रखता है। ठीक है, कोई दिक्कत? बढ़ा जाए आगे। अगला प्रश्न आइए, लैंगिक जनन का क्या महत्व है? अगर पूछता सीधे लैंगिक जनन क्या है, ठीक है, वो अलग है। लैंगिक जनन का महत्व क्या है? ठीक है, देखिए महत्व क्या है, दूसरा पेड़ लेते हैं। क्या? लैंगिक जनन में संततियां यद्यपि अपने माता पिता के समान होने पर भी उनके अथवा एक दूसरे के समरूप नहीं होती। अब कैसे? क्योंकि कुछ माता के जीन होते हैं, कुछ पिता के जीन होते हैं, इसीलिए समान नहीं होते। कि और लैंगिक जनन में जो संतति होते हैं, जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, ठीक है, जो एकदम समान होता है। ठीक है, लेकिन लैंगिक जनन में समान नहीं होता। ठीक है, अब देखिए ये भी होता है। क्लास 11 में जाइएगा तो बायोलॉजी में पहले चलो आपको बताया जाएगा, समझे कि क्या बोलिए पहले चलो बताया जाएगा कि होता है कि अगर माता पिता गोरा है तो काला अगर बच्चा हो गया ना, तो काला काहे हो जाता है? तो हो सकता है कि जो पिता होंगे ना, पिता गोरे हैं या माता गोरे हैं, तो काला का क्यों हुआ? तो उससे कहीं दादा गोरे होंगे, क्योंकि दादा वाला जो है जीन है वो किसमें है? पिता में है। समझे? और पिता वाला किसमें? बच्चा में हुआ। तो यही चीज है, तो एक दो पीढ़ी आगे पीछे जाता है, समझे? हाँ, ये चीज। आइए आगे क्या है? कारण क्या है? कारण यह है कि संततियां कुछ जीनों को माता और कुछ जीनों को पिता से प्राप्त करती है। कुछ जीन माता वाला होता है, कुछ जीन फादर वाला होता है और कुछ जीन मदर वाला होता है, इसीलिए। ठीक है ना, उसके जो समान नहीं होते, माता पिता के समान होना चाहिए लेकिन नहीं होता। आइए आगे देखिए,
वाष्पोत्सर्जन और स्थानांतरण में अंतर लिखिए। वाष्पोत्सर्जन और स्थानांतरण में क्या अंतर है? देखिए, वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो क्या होता है? पौधे के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। ये आसानी से याद करिए लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये पूछा जाएगा क्वेश्चन। वाष्पोत्सर्जन। स्थानांतरण क्या होता है? पौधों में जल, खनिज, लवण और खाद्य पदार्थों का बहुत ऊंचाई तक संचलन को ही क्या कहते हैं? संचालन कहते हैं। संचालन, हाँ, को ही स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? और आ जाए आगे, चलिए। वाष्पोत्सर्जन और स्थानांतरण हो गया। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, उनके नाम बताइए। रुक जाइए, बताएगा कौन? किसको को याद है? मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं और तो कार्य छोड़, ठीक है, बोलो कितने प्रकार? भेदक, चवर्णक और चवर्णक। चलिए बैठिए। 4 प्रकार के दांत होते हैं, ठीक है, उनके नाम लिखिए। तो चारों प्रकार का दांत हो गया, कोई याद कर लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है कि आ जाए, ठीक है, क्या हो सकता है कि क्या? अब हम क्या, तुम तो बोलिए, सुनिए लिया। दांत क्या प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कर्तनक, इसी को कहते हैं इंसाइडर, उसको छोड़ दीजिए। भेदक, इसी को हम कहते हैं कैनाइन। और अग्र चवर्णक, और जिसको हम प्री मोलर कहते हैं। एक होता है मोलर, जिसको चवर्णक बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? याद रखिएगा। अब पढ़ेंगे इसको आगे। सजीवों के मुख्य 4 लक्षण लिखे। सजीवों के मुख्य 4 लक्षण क्या है? तो सबसे पहला तो सांस लेना के सजीव लिखना है। क्या? सजीवों के मुख्य निम्नलिखित लक्षण है ना। तो सजीवों में विशिष्ट जैविक लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि भोजन ग्रहण करना, सांस लेना, ना वहन, ना वर्ज्य पदार्थों का परित्याग करना, जो पदार्थ उनके लिए नहीं है सही ना, उसको त्याग करना, और वृद्धि करना, गति करना, हाँ, जनसंख्या बढ़ाना, वाह रे वाह, वही करना। क्या? चलिए, हाई माइक नहीं है, इसमें आवाज जाता होगा, ध्यान सही बोलो। गर्भ निरोधक गोलियां के बारे में बताइए। गर्भ निरोधक गोलियां क्या होता है? इसको जो है स्त्रियां यूज करती है, ठीक है, और संतान पर निरंकुश लगाने के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। कृत्रिम तरीके से विभिन्न रसायनों द्वारा एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन बनाए गए हैं, जो गर्भ निरोधक गोलियों के रूप में उपलब्ध है। स्त्रियां जब इनका सेवन करती है तब उनके सामान्य मासिक चक्र बाधित हो जाता है। जो मासिक चक्र होता है स्त्रियों में, वो क्या होता है? रुक जाता है, बाधित हो जाता है, तथा अंडोत्सर्ग नहीं हो पाता है। ठीक है, समझे? यह जनसंख्या नियंत्रण की अति सुरक्षित और प्रभावी विधि है। ठीक है, आप बायोलॉजी में जिसको पढ़े होंगे बहुत सारा है, सही बात है। मछली, मच्छर, केचुआ और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंगों के नाम लिखे। ठीक है, हाँ, तब इस सबके अब ई ऑब्जेक्टिवो में आएगा। ई ऑब्जेक्टिवो में कि मछली के श्वसन अंग बड़ा, जिसको गिल्स बोलते हैं, गिल्स। मच्छर के श्वसन अंग ट्रैकिया, ऑब्जेक्टिवो में आ सकता है, इसीलिए दुनिया लगा दिया हमने, समझे? केचुआ के श्वसन अंग क्या होगा? और मनुष्य का श्वसन अंग घर में करते हैं फेफड़ा। ठीक है, अब बकरी के फेफड़ा, हाँ, दोनों से बता। तंत्रिका तंत्र के क्या कार्य है? तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या? अच्छा, मनुष्य में सबसे बड़ा तंत्र कौन है? कोशिका सबसे बड़ा, वो तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत संपूर्ण शरीर में न महीन धागे नुमा फैली हुई तंत्रिकाएं होती है। महीन धागे नुमा जो है फैली हुई क्या होती है? तंत्रिकाएं होती है। इन्हीं तंत्रिकाओं के द्वारा शारीरिक क्रियाओं का समन्वय एवं नियंत्रण होता है। जैसे हम भी कोई भी कार्य करते हैं तो तंत्रिका, जैसे मान लीजिए कहीं चोट लग गया तो तंत्रिका तंत्र द्वारा कहीं ना कहीं पहुंचा, वो तो संवेदी अंग का भी काम करता है ये। ठीक है, उसके बाद है गर्मी सर्दी, ये सब
तंत्रिकाएं वातावरणीय परिवर्तनों की सूचनाओं को संवेदी अंगों से प्राप्त आवेगों के रूप में संचालन करती है। संवेदी अंग जो भी, जैसे ठंड लग गया, गर्मी हुई, चोट लगा, कट गया तो दर्द होता है, जो एहसास होता है, तो संवेदी अंग किसको देता है? तंत्रिका तंत्र को। और तंत्रिका का तंत्र जो क्या करता है? आवेग करके जो है वो मस्तक तक पहुंचाता है। ठीक है, ये तंत्रिकाएं पेशियों और ग्रंथियों की क्रियाओं को क्या करती है? प्रभावित कर शरीर के विभिन्न भागों के बीच क्रियात्मक समन्वय स्थापित करती है। ठीक है, पढ़ा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आइए श्वसन की परिभाषा दे। श्वसन की परिभाषा किस सबको याद है? श्वसन की परिभाषा किस सबको याद है? किसी को नहीं? कथी लिखबो एग्जाम में? अभी तक की परिभाषा नहीं याद हुआ श्वसन का है? चलो आइए, जीवित कोशिकाओं में उपस्थित जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से सरल कार्बनिक पदार्थों में टूटने तथा रासायनिक ऊर्जा के विमुक्त होने की क्रिया को क्या कहते हैं? सुनिए, जीवित कोशिकाओं में उपस्थित जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थों, कौन सा? जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण समझते हैं? ऑक्सीजन का बाहर, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का बाहर निकलना, तो ऑक्सीकरण से सरल कार्बनिक पदार्थों में टूटना। सिंपल जो है कार्बनिक जो मटेरियल में टूट जाता है, ठीक है, और तथा रासायनिक ऊर्जा, ठीक है, विमुक्त होने की प्रक्रिया क्या करते हैं हम लोग? श्वसन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? प्रदूषण तो जानते करते हैं, प्रदूषण के बारे में पूछेगा निबंध हिंदी में, मालूम है? तने विस्तार से प्रदूषण के बारे में याद कर लीजिएगा। ठीक है, शुरू किया जाए, आगे देखिए। तो प्रदूषण पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को कहते हैं। कि कहां पे पैदा होने वाले? प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को ना, कहां पे? तो प्रदूषण जो है पर्यावरण में और हमारे वातावरण में, ठीक है, समझे, ब्रह्मांड में पदार्थों के प्रवेश के कारण। तो पदार्थों के प्रवेश मतलब, पदार्थों के प्रवेश मतलब जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, धुआं निकल रहा है, फैक्ट्री चल रहा है, धुआं निकल रहा है ना, इससे प्रदूषण हो रहा है। हम बोल रहे हैं, वायु क्या, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, समझे? समझे ना जी? हाँ, तो यही सब जो है ना, तो पदार्थों के प्रवेश के कारण जो है प्राकृतिक ना संतुलन में पैदा होने वाले दोष को हम क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण पर्यावरण को और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। बात सही है, इसलिए कहता है कि प्रदूषण से दूर रहिए। ठीक है, इसलिए जो सरकार अब क्या कर रही है पता है आप लोगों को? आपको जो जितना भी आपको पेट्रोल डीजल वाला जो गाड़ी था उसको बंद करवा रहे हैं, जितना फैक्ट्री था वो सब फैक्ट्री को बंद करवा रहा है, चिमनियां सब बंद करवा दिया कि ना धुआं निकलेगा कि, और गाड़ी भी अब देखिए अब सब जो है सीएनजी वाला आ जाएगा, इलेक्ट्रिक आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी में जो है वो आपको धुआं नहीं निकलता। ठीक है, वो वर्जित हो जाएगा। अभी बहुत गाड़ी सब बंद हुआ, रोड जाम हो रहा है, जब पता ही है। उसके लिए मतलब दूसरा मशीन से बन रहा है, मतलब ई वाला ईटा, मिट्टी का ईटा नहीं बन रहा है, दूसरा ईटा बन रहा है जो पेट्रोल पंप पे लगा होता है, वही ईटा बन रहा है, सब अब वही बनेगा, घर भी उसी से बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? प्रकाश संश्लेषण क्या है? इस प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? इस अभिक्रिया क्या करना है? आपको रासायनिक समीकरण भी लिखना है, केमिकल इक्वेशन भी लिखना है। इसको भी लगाइए VBI, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेगा। ये देखिए, पेड़ पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, देखिएगा यहीं से आपको अभिक्रिया लिखेंगे, और उसको किसके साथ? जल एवं पर्णहरित के माध्यम से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया हम कराएंगे जल के साथ। किसकी उपस्थिति में? पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल, और किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में।
तो उसे क्या प्राप्त होगा हमको? ग्लूकोज का संश्लेषण करना। ग्लूकोज का संश्लेषण करना क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए। इसी को लिखा है प्रकाश संश्लेषण को संपूर्ण रासायनिक समीकरण में के रूप में इस प्रकार व्यक्त किया था। किस प्रकार? देखिए सबसे पहले क्या भाई साहब? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? CO2। उसके बाद क्या है? जल। जल क्या होता है? H2O। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जल क्या होता है? H2O। किसके उपस्थिति में मेरे भाई? पर्णरिक मतलब क्लोरोफिल। पर्णरिक मतलब क्लोरोफिल। और क्या है? सूर्य के प्रकाश पथ में। किसके पथ में? हाँ बहुत ज्यादा घस आ जाता है ना। सूर्य के प्रकाश। तो सूर्य के प्रकाश को लिख देते हैं सूर्य के प्रकाश, या इसको करना लिख डायरेक्ट ये हीट लिख दीजिएगा हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट ये हीट लिख दीजिएगा हो जाएगा। ठीक, क्या प्राप्त होता है हमको? ग्लूकोज। क्या प्राप्त होता है? C6H12O6। याद था ये क्या? C6H12O6 याद था सबको? चलिए अब बताइए 1 मिनट। चीनी का सूत्र बताइए। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपसे कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र बताइए, और चीनी का बताओ। चीनी का C12H22O। हाँ C12H22O। बेंजीन का C6H6। बढ़ जाइए। अल्कोहल का, दारू का हाँ एथेनॉल। OH होता है मतलब तो अल्कोहल का OH होता है समूह। एथेनॉल नहीं। C2 हाँ H4OH। H4 में H5। हाँ अच्छा, एक प्लस हो जाता है तब OH लगता है। बढ़ जाइए, बहुत बढ़िया। तो ये होगा आपका ग्लूकोज बनेगा C6H12O6। अब प्लस में ऑक्सीजन भी बाहर निकलेगा। क्या बाहर निकलेगा? बैलेंस करे। कार्बन का गो है एगो, इधर 6 गो है, तो 6 को यहाँ ऐसे कर दे, यहाँ ऐसे नहीं। बैलेंस करना था, संतुलित करना, आगे लगाएंगे। अब कार्बन 6 गो हुआ तो ऑक्सीजन में क्या हो गया? 12 गो हो गया। तो इसमें तो 12 गो नहीं, मतलब छोड़ेगा ऑक्सीजन। अच्छा ऑक्सीजन यहाँ भी एगो है। ऐसा करते हैं, सुनिए। ऑक्सीजन 2 गो यहाँ भी है, तो क्या किया जाए? ऐसा करते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा इधर देखिए। इसको 6 गो H2O करेंगे, 6 गो O2 करेंगे। पहले सुनिए, तो 6 गुना 12 गो ऑक्सीजन और 6 गो 18 गो। तो यहाँ तो 12 गो ही है, यहाँ 6 लगा दीजिए, 6 लगा दीजिए। अब हाइड्रोजन का देखिए, हाइड्रोजन का गो 12 गो। हाइड्रोजन में यहाँ, क्योंकि हाइड्रोजन से प्राप्त कर सकते हैं। हाइड्रोजन का को यहाँ 12 गो, यहाँ हाइड्रोजन को 2 है तो 6 लगा देंगे। तो हाइड्रोजन 6 गो, तो ऑक्सीजन को 6 गो और 12 गो 18 गो। तो 18 को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन को 6 लगाना पड़ेगा। कोई दिक्कत? अब एक तरीका और है जो आप लोग देखे होंगे, मतलब CO2 6O2 प्लस में देखिए H2O का क्या होगा पता है? 12 गो। कैसे? अच्छा बैलेंस बाद में करेंगे। चलिए पहले CO2 प्लस में H2O बनता है, ये दोनों लिख दीजिएगा। क्या बनता है? ग्लूकोज अब प्लस में जल प्लस में ऑक्सीजन, जल प्लस में। अब सुनिए, तो अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कार्बन का वो 6 गो, 6 लगाना पड़ेगा। हाइड्रोजन का वो है 2 गो, हाइड्रोजन का वो है 12 गो और 2 14 गो। गड़बड़ा जाएगा, तो 14 गो पुराने पे 7 यहाँ देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? देखिए ध्यान दीजिए। अब 7 हो गया, तो ऑक्सीजन का वो 7 गो है, ऑक्सीजन 7 गो पूरेगा नहीं। यहाँ ऑक्सीजन का हो गया 7 गो और क्या गो 12 7 19 को नहीं पूरेगा। 19 को एक उपाय है, इसको क्या कर दीजिए 12 गो इसको कर दीजिए, और इसको क्या गो O2 6 गो और 6 गो ये O2 H2O। 6 दूना 12 गो हाइड्रोजन है, 12 गो 24 गो हाइड्रोजन का हो गया 24 गो। 12 गो ही ऑक्सीजन, 6 दूना 12 गो ऑक्सीजन, क्या हो गया 24 ऑक्सीजन। तो यहाँ 6 गो ऑक्सीजन और 6 दूना 12 गो ऑक्सीजन और ये 6 गो ऑक्सीजन 24 गो। अब ये सर वही ई तो लिखे इन्हें 12 गो H2O है, H2O 6 गो है, तो 6 गो से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो इन्हें 6 गो ना बचेगा, तो वही तो ऊपर है। समझे? हाँ
आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, ऑक्सीहीमोग्लोबिन क्या है? ऑक्सीहीमोग्लोबिन यानी देखिए ध्यान से, आरबीसी शरीर के अंदर ऑक्सीजन का संवहन करती है। जो रेड ब्लड सेल होता है वो क्या करता है ना, शरीर के अंदर ऑक्सीजन का संवहन करता है। रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। रक्त में क्या होता है जानते हैं ना, रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। रक्त लाल क्यों होता है? कारण हीमोग्लोबिन के कारण। या फिर हाँ अब ये पूछेगा, ठीक है, कि रक्त में जो है सुनो, लाल रक्त होने के कारण क्या है? हीमोग्लोबिन। एक और कारण, या फेफड़ों के वायु से O2 मतलब ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेता है, मतलब ग्रहण कर लेता है। हाँ, ऑक्सीजन कर लेता है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है। यह ऊतक में जाकर क्या करता है? किसको? O2 किसको? O2 ऑक्सीजन को अवशोषित और CO2 को मुक्त करेगा। CO2 को मुक्त करता है। इस O2 का उपयोग ऑक्सीकरण में होता है। किसमें होता है? ऑक्सीकरण। जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है? जाइलम और इसको भी लगाइए भी है, ठीक है, जरूर पूछेगा। जाइलम बहुत बार आता है क्वेश्चन। जाइलम एक जटिल पादप संवहन ऊतक है। जाइलम क्या है? जटिल पादप, पादप मतलब पौधा, संवहन ऊतक है। प्रक्रिया होता है जाइलम, जिसका निर्माण 4 प्रकार की पादप कोशिकाओं से होता है। यह क्रमशः वाहिनी से होता है, वाहिनिका से होता है, जाइलम विद्युत ऊतक से होता है एवं जाइलम तंतुओं के मिलने से होता है। ठीक है, किसका निर्माण होता है? समना जाइलम एक जटिल पादप संवहन होता है जिसका निर्माण, जाइलम का निर्माण किससे होता है? वाहिनी, वाहिनिका, जाइलम विद्युत और जाइलम तंतुओं के मिलने से होता है। जाइलम देखिए, जाइलम में 3 निर्जीव कोशिकाएं होती है। पहला है, दूसरा, जाइलम में 3 गो निर्जीव कोशिकाएं हैं। कौन कौन कोशिकाएं हैं भाई? वाहिनी, वाहिनिका एवं जाइलम तंतु, जाइलम। अब फ्लोएम, फ्लोएम एक जटिल संवहन ऊतक है। फ्लोएम क्या है? जटिल, देव शिवम। फ्लोएम एक जटिल संवहन ऊतक है जिसका निर्माण 4 प्रकार की कोशिकाओं के समूहों से होता है। क्रमशः चालनी नली, सखी कोशिका, फ्लोएम मृदुतक एवं फ्लोएम तंतु के मिलने से होता है। फ्लोएम में केवल एक निर्जीव कोशिका होता है जिसका नाम है फ्लोएम तक। और जाइलम में कितने निर्जीव कोशिका है? 3। और ये आ सकता है, जाइलम में कितने निर्जीव तंतु को, कितने निर्जीव कोशिकाएं होती है? 3। कौन कौन होती है? वाहिनी, वाहिनिका, जाइलम तंतु। फ्लोएम में एक ही निर्जीव मतलब कोशिका होती है। कौन? फ्लोएम तंतु। ठीक है, जाइलम जो है वो कितने, जाइलम का निर्माण जो होता है वो किससे बना, किससे होता है? कितने पादप कोशिका? 4 प्रकार के। अब फ्लोएम में भी 4 प्रकार के। आइए, रक्त के 2 कार्य लिखिए। रक्त का कार्य क्या है? ठीक है, वही ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब साफ करना, ब्लड को साफ करना। ब्लड का काम पूछ रहे हैं। हमारे शरीर में रक्त प्रमुख कार्य, रक्त का जो प्रमुख कार्य वो निम्नलिखित है। मतलब नीचे लिखा हुआ है। रक्त जो है वो ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है। रक्त जो है ऑक्सीजन, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो रक्त क्या करता है? वो विभिन्न भागों तक, शरीर के सभी भागों तक ले जाता है। अब वहां से जब हम श्वास छोड़ना ना होता है तो लेने के बाद वहां से सभी जगह से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट होकर आता है और फिर जो है क्या करता है? रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के कोशिकाओं से फेफड़ों में बाह्य शोषण के लिए ले जाता है। पहले क्या करता है कि ऑक्सीजन हम लिए, ब्लड क्या किया? फेफड़ा में से रक्त को, ऑक्सीजन को उठाया। रक्त मतलब ब्लड जो है वो क्या करता है ना, हमारे फेफड़ा में से किसको उठाता है? ऑक्सीजन को। अब पूरे कोशिकाओं तक पहुंचाता है, पूरे कोशिकाओं तक। अब फिर सभी कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड चुनता है
अब फिर फेफड़ा तक देता है ताकि जो है पुश करके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाए। क्या बात समझे? ऑक्सीजन, रक्त का काम है कि ऑक्सीजन को जो फेफड़े से उठाना और शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना, और सभी कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को उठाना और फिर फेफड़ा तक पहुंचाना ताकि फेफड़ा जो उसको बाहर करे। अगला देखिए, जल संरक्षण के क्या उपाय है? जल संरक्षण का क्या उपाय है? लिख दीजिएगा उपाय। देखिए, सबसे बड़ा उपाय राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजनाओं द्वारा ना, समझे? वर्षा के जल का हार्वेस्टिंग, मतलब जो वर्षा का जल है उसको मतलब बचा के, हाँ, इकट्ठा करना। हाँ, वाहित मल का उपचार, मल समझते हैं ना, गंदगी, उसका उपचार करना। उर्वरकों का सही उपयोग आदि, उर्वरक जो होता है उसका सही उपयोग करना होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अरे अरविंद कुमार, सीधा चलो सीधा। हाँ। समजात अंगों से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दे। समजात अंग जानते हैं? अच्छा, हम लोगों में और पक्षियों में कौन सा अंग समजात होता है? हम लोगों में और पक्षी में नहीं होता है। हम लोगों में हाथ होता है, उसमें पैर होता है। पक्षी में नहीं होता। आइए, पौधों और प्राणियों के वे अंग जिनकी आधारभूत रचना एक समान होती है पर उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? समजात अंग कहते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ क्या बोला हमने कि पौधों और प्राणियों की वे अंग जिनकी, जिन पौधों और प्राणियों के वे अंग जिनकी आधारभूत संरचना एक होता है लेकिन उनके कार्य अलग अलग होते हैं। जैसे देखिए, पक्षियों के पंख, मनुष्यों की भुजाएं, कुत्ते की अगली टांगे ना, ये सब क्या है? अंग रचना है, आधार पर एक समान है पर इनका जीवों में कार्य अलग अलग है ना। मनुष्य की भुजाएं, ठीक है, पक्षियों के पंख, इसका कार्य, पक्षी उससे उड़ता, हम लोग हाथ से उड़ सकते हैं ना। कुत्ते की जो है अगली टांगे, ठीक है, जितना हम लोग हाथ से कर लेते उतना कुत्ता के अगली टांगे से कर सकता नहीं कर सकता। तो ये सब समान होता है। चलिए याद रखिएगा, इनमें से कौन समान होगी? समजात अंग कौन कौन है? इसमें से कौन सा? तो कुत्ते की अग्र पार्ट लिख दीजिएगा, टांग, और क्या लिख दीजिएगा? मनुष्य की भुजाएं, या पक्षी की पंख और मनुष्य की भुजाएं, ठीक है। पप्पा के पर, पप्पा के यही सब करता है। सियान हो गया तुम लोग, अभी 12th बाकी है, अभी 10th में है। देखो, आहार श्रृंखला क्या है? आहार श्रृंखला क्या है? एक स्थलीय आहार श्रृंखला का उदाहरण दे। आहार श्रृंखला क्या है? एक स्थलीय आहार श्रृंखला का दे उदाहरण दे। अच्छा, ई गड़बड़ा गया। जीवों में आहार करने की एक श्रृंखलावत व्यवस्था आहार श्रृंखला कहलाता है, ठीक है। स्थलीय आहार श्रृंखला का उदाहरण क्या है? हरे पौधे। बताइए अब ये किससे जुड़ा होगा? इसके बाद हरे पौधे के बाद बोलिए, हरे पौधे के लिखेंगे कीट, क्या लिखेंगे? उसके बाद, और उसके बाद मेढक, उसके बाद मेढक, मेढक के बाद सर्प, और इसके बाद जो चील होता है, चील कौवा, और चील कौवा के बाद ना हो गया। चील कौवा को नहीं खाता ना, सर्प को चील कौवा खाया। इसमें भी हम लिख सकते हैं इसको, और सांप को, और सांप को नहीं लिख, मेढक, ठीक है, ये ठीक है। घास को हम यहाँ देखिए, हरे पौधे को कीट लिखते हैं ना, हरे पौधे को एक चीज और लिखना चाहिए। हरे पौधे के बाद जानवर यहाँ पर हो सकता है। हरे पौधे को जानवर, जानवर जो मरता है तो उसको कौन? कीड़ा मकोड़ा खाता है, कीड़ा मकोड़ा, समझे? अब वो मरता है तो अपना मेढक खाता है, जिन लोग को मेढक खाता है। अच्छा ये ठीक है, चलिए आइए अगला क्या है? मानव में परिवहन तंत्र के घटक कौन कौन से है? इन्हीं दो घटकों के कार्य को लिखना है।
तो सीधे अगर बोलता कि मानव में परिवहन तंत्र के घटक कौन कौन है तो सीधे ये हो गया। लेकिन अगर कार्य लिखना है तो कार्य भी लिख लीजिए। तो मानव में परिवहन तंत्र के घटक हैं, पहला हृदय, दूसरा शिरा एवं धमनियां, ठीक है, और तीसरा रक्त भी है, ठीक है। तो दुइयों को तो लिखना ही है, देख लीजिए, क्योंकि भाई 2 नंबर है तो बेसिक तो लिखेंगे। हृदय में क्या होता है? हृदय कार्य क्या है? यह रक्त को साफ कर परिवहन करता है। हृदय काम है, दिल का काम क्या है? टूटना वाला काम नहीं है, पता है, दिल टूट गया वो काम नहीं है, दिल का काम है। हृदय का काम क्या है? रक्त को साफ करना। रक्त का काम क्या तुरंत बताएं, बोलिए तो, रक्त का काम क्या बोलिए? फेफड़ा से ऑक्सीजन को लेकर सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना, शरीर के सभी कोशिकाओं, और शरीर के सभी कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फेफड़ा तक पहुंचाता है कि फेफड़ा उसको बाहर निकाले, ठीक है। और ब्लड को कौन साफ करता है आपका? हार्ट, जो दिल होता है वो ब्लड को साफ करता है। क्या करता है? हृदय, हृदय, हृदय दिल ना वो साफ करता है, सब रक्त को साफ करता है, ठीक है। अब तो दूसरा चीज बोल रहा है, शिरा एवं धमनियां, इसका काम क्या है? शिरा से अशुद्ध रक्त एवं धमनी से शुद्ध रक्त प्रवाहित होती है। शिरा से जो है शिरा से अशुद्ध रक्त प्रवाहित होती है और धमनी से शुद्ध रक्त प्रवाहित होती है, ठीक है। पूछेगा इनमें से किससे शुद्ध रक्त प्रवाहित होती है? शिरा का अशुद्ध, धमनी से, अशुद्ध शिरा से। हाँ, शिला से तो पहले वाला भूल गया, पहले वाला भूल गया, अरविंद भुला गए पहले वाला, याद है ना विशाल? याद है? वो से तगड़ा व्यवस्था एक बोल रहा। अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ है? अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक, देखिए अलैंगिक जनन सुनिए, अलैंगिक जनन में एक ही जीव द्वारा होता है, और अलैंगिक जनन में एक ही जीव द्वारा संतति उत्पन्न होता है, जनन उत्पन्न होता है। अलैंगिक जनन में समान संतति उत्पन्न होते हैं, लेकिन लैंगिक जनन में होता है वो दो जनक का आवश्यकता होता है जनन के लिए, और इसमें विभिन्न संतति उत्पन्न होते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें यह चीज होता है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक बना रहता है, यही चीज है। तो लैंगिक जनन जो है अग्रलिखित कारणों से लैंगिक जनन की अलैंगिक जनन अपेक्षा लाभकारी है ना। लैंगिक जनन में नर और मादा से प्राप्त होने वाले नर युग्मक और मादा युग्मक ना, नर से प्राप्त होता है नर युग्मक कहते हैं, मादा से प्राप्त होता है मादा युग्मक कहते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, ठीक है, के निषेचन से लैंगिक जनन होता है। नर गैमीट और मेल गैमीट और फीमेल गैमीट से क्या होता है? आपका फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, ठीक है। चूंकि ये दो भिन्न प्राणियों से प्राप्त होते हैं, दो भिन्न प्राणी, सुनो, एगो पुरुष एगो स्त्री, दोनों से, इसलिए संतान विशेषताओं की विविधता को प्रकट करता है। विविधता मतलब अलग अलग, डिफरेंट। लैंगिक जनन से गुणसूत्रों के नए जोड़े बनते हैं, हाँ, क्रोमोसोम जिसको बोलते हैं गुणसूत्र, जो हम लोग के अंदर 23 जोड़ा पाया जाता है कि हाँ, इससे विकासवाद की दिशा को नए आयाम प्राप्त होता है। मतलब हमसे हमारी संतान से उसके तो वो विकास हो गया, संख्या में वृद्धि। हाँ, तो हुआ ना भाई, तो क्रोमोसोम के कारण ही हमारे अंदर से क्रोमोसोम, अगला में क्रोमोसोम बनता है, गुणसूत्र बनता है। इससे जीवों में श्रेष्ठ गुणों के उत्पन्न होने का अवसर बढ़ते हैं। श्रेष्ठ गुण मतलब सुने, श्रेष्ठ गुण, ये लाइन को देखिए, ये लाइन को देखिए, यही लाइन आपको क्लास 11 में पढ़ना पड़ेगा। ये लाइन, हाँ लाइन देखिए, इससे जीवों में श्रेष्ठ गुणों के उत्पन्न होने का अवसर बढ़ते हैं। इससे क्या फायदा बताओ? इस लाइन का क्या मतलब निकलता है? और बताइए क्या मतलब निकलता है? हमारे जो पूर्वज थे, उनके पूर्वज में जाओ, पहले कपड़ा पहनने का भी ढंग नहीं था, धोती था, उसके बाद शॉर्ट पैंट हुआ, ढीला ढाला वाला, अब जींस पैंट हुआ। अरे पहले मोबाइल फोन नहीं था, पहले जो है गाड़ी नहीं था, पहले लोग को चलना पड़ता था। पहले धीरे धीरे जो है क्या हो रहा है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में नॉलेज का परिवर्तन हो रहा है, मशीन का परिवर्तन हो रहा है, हर चीज में क्या हो रहा है, श्रेष्ठ हो रहा है। क्या हो रहा है? श्रेष्ठ हो रहा है, श्रेष्ठ गुण हो रहा है। गुण बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है?
ये चीज है। अभी हम लोग जो अति में है जो ना समझे पीढ़ी में, वो अगला पीढ़ी में इससे भी ज्यादा हुआ कुछ। अभी 5G है तो अगला बार 6G होगा, उसके बाद 10G होगा, और अब कुछ हो सकता है। 21 में देखिए स्वयंपोषी, जिसको स्वपोषी कहते हैं, स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है? स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है? विशाल कुमार पहला चैप्टर में गोलू सर जी पढ़ाते, कराओ हमको मालूम है, बोलिए। स्वपोषी जो दूसरे पाक से मंटुआ कर तो कुछ नहीं होगा, आप थोड़ा सा कट होगा भाई। बताइए स्वपोषी या पोषी बोलो। स्वपोषी उसे कहते हैं जो व्यक्ति अपना भोजन स्वयं बनाता है। व्यक्ति ये कहीं के व्यक्ति ये खाली सीधे बोली ना, वो जीव जंतु जो स्वयं पर वह जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, वह दूसरे पर आश्रित नहीं रहता है, उसे स्वपोषी कहते हैं। विषम पोषी, विषमपोषी वह जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे पर आश्रित है। हाँ भाई जो इसको मालूम है विशालों को मालूम कर सकते हैं। विशाल को तो वह पोषण जिसमें जीव अपने भोजन का स्वयं निर्माण करे, उस स्वयं पोषी कहलाता है, मतलब स्वयं पोषी, स्वपोषी। जैसे हरे पौधे, हरा पौधा जो है वो दूसरे पर आश्रित रहते हैं, सूर्य के प्रकाश से लेकर अपना भोजन बनाते हैं और पूरे ना अपना भोजन जो तैयार करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं ना। वह पोषण जिसमें भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर रहना पड़े, उसे विषम पोषी कहते हैं। जैसे हम लोग विषम पोषी के नहीं उपजाएंगे तो खाएंगे कहाँ से? क्या तो नहीं उपजाएंगे तो चिलट जाएंगे। कि हार्मोन क्या है? 2 पादप हार्मोन का नाम लिखिए। पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन हार्मोन है? निम्नलिखित में कौन हार्मोन है? या ऑक्सीन क्या है? ऑक्सीन क्या है पूछा जाएगा। तो वैसे रासायनिक जिनकी अल्प लिख देना मात्रा में, अल्प रे कथी लिखा गया? अल्प लिखिएगा इसको, अल्प मात्रा में, अल्प मात्रा ही शारीरिक वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करे हार्मोन कहलाता है। वैसे रसायन जिनकी अल्प मात्रा ही, एकदम कम मात्रा ही, थोड़ा मात्रा ही शरीर वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करे, उसे क्या कहते हैं? मतलब हार्मोन जो होता है शरीर के विकास में पूरा योगदान नहीं देता है, अल्प मात्रा में योगदान देता है। ठीक है। अब 2 पादप हार्मोन है, पहला कौन है? ऑक्सीन, दूसरा कौन है? इथाइलिन। पहला ऑक्सीन, दूसरा। आइए हम लोग अब इसको खत्म करने वाले हैं। तो स्वपरागन और परपरागन में अंतर लिखिए। स्वपरागन और परपरागन में अंतर लिखिए। स्वपरागन क्या होता है? जब एक फूल, मालूम होगा पुष्प से है, पेड़ पौधे से, बताइए स्वपरागन और परपरागन। स्वपरागन में होता है, बताइए, बोलना बोलिए ना। स्वपरागन में फूल में से अपने में चला जाता है। हाँ, मतलब एक ही पौधा में से, सही बात है, एक ही जिस पौधा में ना वर्तिका पर जाता है, दूसरा में है ये वो परपरागन। अच्छा, परपरागन किसके तरफ से बताइए? परपरागन किसके तरफ से? पक्षी के पैर पक्षी में सट के, परपरागन मतलब पक्षी के पैर उनमें सट के चला जाता है दूसरे। सबसे मेन उदाहरण है मधुमक्खी। मधुमक्खी लेके जाएगा, वहां बैठेगा, अपना मतलब मधु पिएगा, रस पिएगा, उसको बंद कीजिए ना, और जाकर के फिर दूसरा जैसे फूल पर गया, ठीक है, बस वो क्या होता है, मतलब वहां पे जाकर के इसका जो मेल वाला ना, जो मेल गैमेट होता है, वहां जाके वो फीमेल गैमेट के पास रख देता है। चलो, क्लास 12 में चैप्टर 2 है ना, खास इसी के बारे में पढ़ना है, इसी बारे में पढ़ना होता है पूरा विस्तार से। जब एक फूल का परागकण ना, ध्यान दे रहे हैं, उसी फूल के वर्तिकाग्र पर, या इसको परागकण कहते हैं पोलन ग्रेन, इंग्लिश में कहते पोलन ग्रेन। तो जब एक फूल के परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के अन्य फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचे तो उसे स्वपरागन कहते हैं। पौधा एक ही है, एक मान लीजिए कि एक ही पौधा में, समझे, पुष्प के जो होते हैं ना, वर्तिकाग्र इस प्रकार होता है, बता देते हैं, ठीक है ना, ध्यान देगा।
चलिए, ये तो हो गया नर वाला भाग, ये नर वाला भाग होता है ना, 4 भाग में हो गया। ये होता है आपका मादा वाला भाग। ठीक है, अब इसमें से निकल करके यहां पर आके गिरेंगे ना, ठीक है, एक ही पेड़ का बता रहे हैं, अभी दोनों एक ही पेड़ का है। अगर इसमें से निकल के इस पर जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, स्वपरागण। अगर मान लीजिए एक पेड़ ये अलग है, ये दूसर पेड़ का इनर भाग है, ये पुंकेसर जो है दूसर पेड़ का है, ये दूसरा पेड़ का है, और ये जो मादा वाला भाग है दूसरा पेड़ का, उसको क्या कहेंगे, पर परागण कहेंगे। कोई दिक्कत, इसको ले जाने काम करेगा या तो वायु द्वारा आंधी तूफान में, या तो मधुमक्खी बैठेगा, मधुमक्खी सबसे मेन होता है पर परागण में। अब आइए, जब एक फूल का परागकण पॉलिनेट दूसरे पौधे पर लगे फूल के वर्तिकाग्र, ये वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका, ठीक है, इसमें जो होता है वो तंतु होता है, ठीक है, जिसको फिलामेंट कहते हैं इंग्लिश में। हाँ, पर वर्तिकाग्र पर किसी माध्यम की सहायता से पहुंचे तो उसे पर परागण कहते हैं। किसी माध्यम की सहायता से पहुंचे उसे, मतलब एक पौधे से दूसरे पौधा में जाएगा, ठीक है, उससे पर परागण। कोई दिक्कत, बात समझना है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं परागकोश, परागकोश में ही परागकण बनते हैं, लिख देते हैं क्यों। इसको कहते हैं तंतु, इसको कहते हैं परागकोश, ये दोनों मिला के बनता है पुंकेसर, ठीक है। इसको कहते हैं आपको क्या बोलते हैं इसको, ये तो आपका वर्तिका है, वर्तिका, इसको वर्तिकाग्र बोलते हैं, वर्तिकाग्र, ठीक है। इसको ये स्थल जो रखने वाला होता है वही बोला जाता है, ध्यान से नहीं है, ध्यान में है। आगे अब है वायवीय श्वसन एवं अवायवीय श्वसन एवं वायवीय श्वसन में अंतर। तो वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर, ठीक है, ये भी लगा लीजिए। तो वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन में निम्नलिखित अंतर है, क्या अंतर है ये, वायवीय श्वसन को देखते पहले। वायवीय श्वसन में क्या होता है, वायवीय क्रिया ऑक्सीजन या वायवीय श्वसन लिख दीजिए, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, अवायवीय श्वसन जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। यह क्रिया मतलब वायवीय श्वसन जो है कोशिका के जीव द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पूर्ण होती है। वायवीय श्वसन में जो होती है, वायवीय श्वसन में कोशिका के जो है जीव द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पूरी होती है, और इसमें जो है केवल जो है जीव द्रव्य में ही पूर्ण होती है। अवायवीय श्वसन में केवल कहाँ पे, जीव द्रव्य में पूर्ण होती है। इस क्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इस क्रिया में ग्लूकोज का अपूर्ण मतलब पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है, अपूर्ण आंशिक रूप से, इसको लिख देते हैं आंशिक रूप से। आइए अगला देखिए, वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधे के लिए क्या महत्व है। वाष्पोत्सर्जन जो है ना क्रिया का, वाष्पोत्सर्जन क्रिया पौधे के लिए क्या महत्व है ना। वाष्पोत्सर्जन पहला क्वेश्चन था, स्थानांतरण वाष्पोत्सर्जन मालूम है। आइए, पौधे के मूल से चोटी तक लगातार जल की धारा वाष्पोत्सर्जन द्वारा ही प्रवाहित होती है। पौधे के कहां से, मूल से, मूल मतलब जड़ से, पौधे के जड़ से जो है कहां तक के, चोटी तक। पहले जड़ होता है, तब तना होता है, तब क्या होता है, रे पत्ती होता है, रे भी होता है, पत्ती दोनों निम्न से पत्ती होता है, इसको पत्ती कहते हैं। इसी के बाद जो है ना फूल जिसको कहते हैं, ये पुष्प है, और उसके बाद तब इसमें जो आएंगे क्या आएंगे, फल आएंगे, क्या आएंगे, फल। तो धारा के वाष्पोत्सर्जन तो समझ प्रवाहित होती है, यह खनिज अवशोषण एवं
परिवहन में भी सहायता करता है। खनिज का अवशोषण करने में और परिवहन कराने में, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में वाष्पोत्सर्जन काम होता है, इवापोरेशन का। इसके अलावा यह पौधों में तापक्रम संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। तापमान का जो संतुलन है वो बनाए रखने में सहायक हो गया हो। वाह, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। कैसा लगा वीडियो? आप लोगों को अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।